हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूलाज को जो कि 12 स्टैंडर्ड के थे उनको पढ़ा था। उसी क्रम को आगे जारी करते हुए हम इसमें आगे बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं या रिलेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले जानना जरूरी है कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई है तो उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया, इसका मतलब ये हो गया अगर मैं पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मान लेता हूँ एक क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि ओ क्यू जो डिस्टेंस है वो मेरी एक्स होगी। ये तो बेसिक है, आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। सिमिलरली पी क्यू डिस्टेंस है वो मेरी वाई होगी। तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वहीं अब मैं आगे बात करता हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेता हूँ मेरे पास कोई पॉइंट पी है आर कोमा थीटा। अगर इसी पॉइंट को मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगा, पी आर कोमा थीटा। पी आर कोमा थीटा मैंने लिख दिया। अब इसका मीनिंग भी समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। हालांकि इसके पहले वीडियो में मैं आपको ये चीज कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक बार और समझ लेते हैं। पी आर कोमा थीटा इसका मतलब है अगर मैं पॉइंट पी को ओरिजिन के साथ मीट कराऊं, पॉइंट तो यही है, बस मैंने आपको अलग अलग लिख के दिखा दिया है, एक बार कार्टेशियन फॉर्म में और एक बार पोलर फॉर्म में। तो इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ मीट करा दूं, पॉइंट तो मेरा यही है, इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मीट करा दूं तो मेरी लाइन ओपी बनेगी। तो ओपी बनेगी तो पॉइंट पी आर कोमा थीटा, और थीटा का मतलब ये है कि जो लाइन ओपी बनी, मतलब ओ और पी को ड्रॉ करने से जो लाइन बनी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में या इनिशियल एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। मतलब ये एंगल मेरा जो है वो कितना होगा, ये एंगल होगा मेरा थीटा। अब इतना तो आप समझ गए कि थीटा तो ये हो गया, ठीक है। अब वो आर रह गया, वो क्या चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पी को मैंने ओरिजिन ओ के साथ में मीट कराया, उससे लाइन ओपी ड्रॉ हुई, तो वो ओपी लाइन की जो लेंथ है उस लेंथ को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ये ओपी डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी, ठीक है ना। अब ओपी डिस्टेंस आर के इक्वल है। अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया और कार्टेशियन पॉइंट्स को भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनके बीच में फाइंड आउट करते हैं रिलेशन की रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इन द ट्राइंगल ओ क्यू पी, ठीक है ना। हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि ओ क्यू जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, एक्स के, और पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, वाई के। ठीक, ये कुछ मैंने लिखा नहीं है, जो डायग्राम में है बस उसी को मैंने लिख दिया है। और एक चीज और देखते हैं हम कि अगर मैं इस ट्राइंगल ओ क्यू पी में यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल हो गई। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब y अपॉन आर, ठीक है ना। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है ना। एक चीज और, अब वहीं पर मैं अगर cos थीटा की वैल्यू लेता हूं तो cos थीटा किसके इक्वल होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x अपॉन आर, और x की डिस्टेंस मैं यहां से निकालता हूं या x की वैल्यू निकालता हूं वो किसके इक्वल होगी, r cos थीटा के। तो यही तो रिलेशन है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो वन हो जाएगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और एक चीज और, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करता हूं, इसको
तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ से मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, तो आपको जानना ये जरूरी है कि जब हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इनका रिलेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे, वहां पे आप थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, या फिर आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो रिलेशन है इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये रहा कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा और y इज इक्वल टू आर sin थीटा, वेयर r इज द r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये तो है रिलेशन। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, अभी हमारा ओरिजिन हुआ करता था 0,0, जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरा ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है मेरा 0,0। इसी को मैं अगर कहीं और शिफ्ट कर दूं तो जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी पॉइंट के वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, या फिर कह सकते हैं इसको शिफ्टिंग ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। मतलब क्या हुआ, अक्षों का रूपांतरण, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, मैंने एक एक्स वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाया है जिसका ओरिजिन ओ है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। आप यहाँ पे कुछ डायग्राम देख पा रहे होंगे, मैंने दो कलर से बनाए हुए हैं, एक ब्लू कलर से बनाया हुआ है और एक ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। मैं फिलहाल यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्लू वाले की। ये मैंने जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं इसका ओरिजिन क्या है, आप देख पा रहे होंगे 0,0 ओरिजिन है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है पी एक्स वाई। एक चीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिस कलर का मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं उसी कलर का मैंने पॉइंट लिया है। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्स वाई एक्सिस की, मतलब ब्लू कलर वालों की, तो मैं मतलब बात कर रहा हूँ ब्लू कलर वाला पॉइंट की। अगर मेरा पॉइंट पी एक्स वाई है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई पर, तो मैं इससे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस है ई ओ, अगर पी ये पॉइंट है तो इसको मैं अगर Q और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं R मान लूं, तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकालता हूं कि वो क्या है कि जो OQ डिस्टेंस है यहाँ से O से लेकर ये Q तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा X। और इसके अलावा एक बात और कह सकता हूं मैं, पॉइंट P और पॉइंट Q के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, वो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस Y, ठीक है ना। ये है मेरा x, y। वहीं में आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, इसी पॉइंट के ऊपर मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है P कैपिटल X, कैपिटल I, मतलब एक पॉइंट और कंसीडर किया है। एक्चुअली पॉइंट वही है, पॉइंट को कहीं से कहीं तक शिफ्ट नहीं किया है, पॉइंट अपनी जगह ही है, बस इसके एक कोऑर्डिनेट और लिख लिए हैं मैंने कैपिटल X कैपिटल Y। वो क्यों लिखे हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मैंने क्या किया कि एक पॉइंट को, अब ये पॉइंट O था, अब मैंने इसमें क्या किया, ये मेरा ओरिजिन ओ था तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब ओरिजिन यहाँ पर नहीं रहा, अब ओरिजिन हो गया यहाँ पर, तो मैं इसको ओ डैश से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ओ डैश से। अब कितना शिफ्ट किया है, ओ डैश के कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ओ के कोऑर्डिनेट तो पता थे 0,0 है, कितना शिफ्ट किया है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो हम कह देते हैं कि हमने इसको शिफ्ट किया है एट द कोऑर्डिनेट h, k। अब ये h, k पर शिफ्ट किया है, इसका मतलब ये हो गया कि इतनी डिस्टेंस जो है वो h होगी और ये डिस्टेंस जो है वो और ये डिस्टेंस है तो वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी k के, ठीक है ना। ठीक। अब एक चीज आप ये देख पा रहे होंगे कि ब्लैक कलर का जो पॉइंट है पी एक्स, वाई, वो किसके रेस्पेक्ट में है, जो नई एक्सिस बनी है एक्स डैश और वाई डैश। पुरानी एक्सिस कौन सी थी, एक्स और वाई, हमने शिफ्ट किया ओरिजिन को किस पे, ओ डैश पे, जिसके कोऑर्डिनेट एच, थे, और नई एक्सिस बनी, उन एक्सिस के मैंने क्या लिखा है एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स डैश और वाई डैश के रेस्पेक्ट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। मतलब क्या हुआ, अब आपको ये समझने के लिए ये जरूरी है जानना कि यहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस हैं, उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट पी एक्स, वाई को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से P की डिस्टेंस जो है
पॉइंट पी की डिस्टेंस ओ डैश से, क्योंकि इस वाले का ओरिजिन ये है और इस वाले पॉइंट का ओरिजिन ये वाला है, ठीक है ना। तो दोनों की जो डिस्टेंस देखेंगे वो ओरिजिन से तो देखेंगे, या फिर हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो करेंगे। पॉइंट एक है, उसकी पोजीशन या उसके ओरिजिन दो दे रखी हैं, ओ और ओ डैश। तो ओ और ओ डैश के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन एक्स वाई और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ डैश से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, या पॉइंट पी की जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर मैं इसको क्यू डैश कह दूं, तो क्यू डैश ओ डैश और क्यू डैश की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी किसकी, कैपिटल एक्स के, ठीक है ना। और पी और जो क्यू डैश है, पी और क्यू डैश, ये इतनी डिस्टेंस जो है किसके इक्वल होगी, कैपिटल वाई के, यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। एक बार इस डायग्राम की सारी चीजें हमने यहाँ पे समझाई हैं, उसको एक बार बोर्ड पर लिख लेते हैं। क्या है, अगर हम यहाँ बात करते हैं ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में, पॉइंट पी की पोजीशन को लिखते हैं, ओरिजिन ओ है और पॉइंट पी है। कैसे लिखेंगे, तो ओ क्यू जो डिस्टेंस होगी किसके इक्वल होगी, एक्स के, और पी क्यू डिस्टेंस जो है किसके इक्वल होगी, वाई के। वही हम यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिन ओ डैश के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम पाते हैं क्या चीज, ओ डैश और क्यू डैश के जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा कैपिटल एक्स के, और पी क्यू डैश की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी कैपिटल वाई के। इतना तो आप समझ चुके होंगे। और एक चीज और, जो ओरिजिन ओ डैश है, उस ओरिजिन ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ओरिजिन ओ डैश के कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, ठीक है। अब आपसे एक चीज मैं पूछूं कि टोटल डिस्टेंस आपकी जो है ये x है यहाँ से यहाँ तक की, ये थोड़ी ना चेंज हुई है, पॉइंट P की पोजीशन चेंज हुई ही नहीं है, पॉइंट P जहाँ था वहीं पे है। तो आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो OQ डिस्टेंस है, OQ, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ, OA मतलब यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक मतलब प्लस AQ, क्या ये नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा एक चीज और देखते हैं, ओ क्यू इक्वल होगा ओ ए प्लस, अगर मैं आपसे कहूं कि ओ डैश और क्यू डैश लिख दूं तो कुछ गलत थोड़ी नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस ये तो पैरेलल है और इक्वल रहेगी, डिस्टेंस तो वही है ना, ठीक। तो ओ क्यू मेरा कितना है, ओ क्यू है स्मॉल एक्स, ओ ए कितना है मेरा एच, और मैं देख पा रहा हूं कि ओ डैश क्यू डैश मेरा कितना है, कैपिटल एक्स। तो यही तो एक रिलेशन है कि जो स्मॉल एक्स है मतलब जो ओल्ड पोजीशन है उस पॉइंट की, ओल्ड पोजीशन है वो इक्वल होगा किसके, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन प्लस न्यू कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली मैं y के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ ऐसे ही, तो वो क्या आएंगी, y इज इक्वल टू के प्लस कैपिटल वाई। इसी को एक तरह से और देखते हैं, वो क्या है कि अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं किसी पॉइंट के स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हैं, एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं, तो जो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स के बीच में रिलेशन होगा उसी को हम रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो लिख सकता हूँ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू होगा किस चीज के, स्मॉल एक्स मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस एच जितना हमने शिफ्ट किया है ओरिजिन को, और वाई इक्वल होगा किसके, स्मॉल वाई माइनस के जितना हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, उसमें से अगर हम ओल्ड पोजीशन में से उतना घटा दें या उतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको उसकी न्यू पोजीशन मिल जाएगी। यही रिलेशन है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में, जहां पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो है किसी पॉइंट की ओरिजिन ओ डैश के रेस्पेक्ट में न्यू पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वहीं पर हम देखते हैं कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो है हमारे किसी सेम पॉइंट की, वो पॉइंट वही है, मतलब सेम पॉइंट की ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में ओल्ड पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस किस पोजीशन पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इनका रिलेशन और एच कॉमा के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को कितना शिफ्ट किया गया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे किसी पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो वो निकालने के लिए मुझे पुराने कोऑर्डिनेट्स में से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जितना भी ओरिजिन को शिफ्ट किया है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मुझे न्यू पोजीशन मिल जाएगी। यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब तक हमने देखा कि हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया और नए और पुराने कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन को फाइंड आउट किया था। वहीं अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो एक्सिस है, जो एक्स और वाई एक्सिस हैं, इनको ही रोटेट करेंगे, जिससे किसी पॉइंट की पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है ना? तो उसमें आगे बात करने से पहले जो मैंने आपको पहले बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या है, उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ कि ये कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। वहीं पर मैं लिखता हूँ कि इसके एक और पोलर कोऑर्डिनेट्स को ले लेता हूँ, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, वो रहेंगे क्या, आर कोमा थीटा। नॉर्मली हम लोगों की आदत होती है कि हर जगह थीटा ही लिख लिया करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा एज्यूम कर लेता हूँ, तो आर कोमा अल्फा। ठीक है ना? अब आर कोमा अल्फा, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये एंगल जो है वो किसका होगा, अल्फा के इक्वल होगा, और ये डिस्टेंस है ओ से पी तक की, वो कितनी होगी, वो होगी आर। ठीक है ना? अब ऐसा है और ये एंगल 90 है, तो आप अब तक ये तो समझ ही गए होंगे, इसको पॉइंट क्यू दे देता हूं मैं, कि ये डिस्टेंस जो है ओ क्यू डिस्टेंस जो है किसके इक्वल होगी, आर कॉस अल्फा के इक्वल होगी, और पी क्यू डिस्टेंस जो है इक्वल होगी आर साइन अल्फा के। इतना तो आप समझ चुके होंगे अब तक। तो अब मैं इसमें आगे क्या करता हूँ, एक्सिस जो है, एक्स और वाई जो एक्सिस है, इसको ही रोटेट कर दूंगा। ठीक है ना? जैसा कि मैं आपको नया डायग्राम बनाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कि मैं एक्सिस को इस बार बीटा डिग्री एंगल पर रोटेट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, आप देख पा रहे होंगे जो पुरानी एक्सिस थी मेरे पास वो क्या थी, एक्स और वाई। मैंने क्या किया, इस बार एक्सिस को रोटेट कर दिया बीटा डिग्री एंगल पर। मींस क्या हुआ कि ये इतना एंगल जो है वो बीटा है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ओल्ड एक्सिस हैं, तो ओल्ड एक्सिस को मैंने बीटा डिग्री एंगल पर रोटेट किया, जिससे कि ये न्यू पोजीशन इसकी आ गई। एक्स डैश और वाई डैश जो है मेरी, ये नई एक्सिस हो गई। ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश नई एक्सिस हैं। अब क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट जो है, पॉइंट तो मेरा सेम ही रहेगा, तो पुराने जो पॉइंट है, सेम पॉइंट है, उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं कि उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि इसके नए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई होंगे, लेकिन कैपिटल। ठीक है ना? मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स जो अब हो गए वो हैं एक्स कॉमा वाई पर कैपिटल वाले। ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि ओ से लेके क्यू डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल एक्स के। ठीक ना? और P से Q डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल Y के। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा कैपिटल Y के, और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा कैपिटल X के। ये हो गया हमारा न्यू कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट P की पोजीशन को। वैसे एक चीज और देखते हैं हम कि जो न्यू कोऑर्डिनेट्स थे वो तो P कैपिटल X और कैपिटल Y थे। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स जो थे P स्मॉल x और स्मॉल y थे। इसका मतलब ये था कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x होगी, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर पूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो होगी ये वाली y, स्मॉल y। ठीक है ना? अब ये तो आप इतना समझ चुके होंगे, लेकिन एक चीज आप मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल को भी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ से एक चीज देख पा रहे हैं कि जो पूरा एंगल है वो अल्फा है और ये वाला एंगल जो है बीटा है। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा ये वाला मेरा अल्फा माइनस बीटा नहीं होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना? अब हमको ये वाला एंगल भी मिल गया, और ये वाला एंगल जब हमको मिल जाता है तब हम क्या करेंगे,
यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इन एक्सिसों के बीच में और एंगल की फॉर्म में। कैसे करेंगे? अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ओ क्यू डैश और पी में, इन द ट्राइंगल ओ क्यू डैश पी, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं कि ट्राइंगल ओ क्यू डैश पी में साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। थीटा बोलने की आदत हो गई है, एक्चुअली हम थीटा नहीं साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कैपिटल वाई अपॉन आर। तो मैं यहाँ से कैपिटल वाई की वैल्यू निकालता हूँ, तो कैपिटल वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो कैपिटल वाई जो है मेरा इक्वल होगा किस चीज के, आर साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्राइंगल में कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालता हूं तो किसके इक्वल होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बेस में हमारा कितना है कैपिटल एक्स अपॉन आर, और यहां से कैपिटल एक्स की जो वैल्यू होगी आर कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इतना आपको मिल गया, इतना आप समझ चुके होंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्या किया मैंने, सबसे पहले ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया पोलर और कार्टेशियन, जो कि मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूं, उसका रिलेशन ये आया था। अब मैंने इसके बाद क्या किया, सेम जिस तरह से इनको फाइंड आउट किया है उसी तरह से मैंने न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट पी की पोजीशन को फाइंड आउट किया। वो क्या थी, इस तरह से आएगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है मेरा, अब ये इस तरह से क्या रहेगा अगर देखा जाए, अब ये पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पी आर कॉमा एल्फा माइनस बीटा। आर कॉमा एल्फा माइनस बीटा, समझना आप। पहली यहाँ पर एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, ये पूरे में कंक्लूजन क्या है कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट थे या ओल्ड एक्सिस जो थी हमारी, उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट पी था, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई थे, और पोलर फॉर्म में जो पॉइंट थे वो क्या थे, आर कॉमा थीटा। वहीं अगर हम देखते हैं कि न्यू जो है, न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है वो हो जाती है पी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट जो हो जाते हैं इसके स्मॉल आर कॉमा अल्फा माइनस बीटा। ये है इन सब चीज का डायग्राम का एक कंक्लूजन। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायग्राम दोबारा से खुद से बना के देखिए, जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब हमने इतना तो निकाल लिया, लेकिन हमको जो रिलेशन चाहिए वो रिलेशन अभी तक आया नहीं। हमने देखा कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू जो हमें ये मिली है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ तो है ही नहीं। क्या इसमें स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई आए कहीं पर? कहीं पर भी नहीं आए, क्योंकि स्मॉल एक्स की वैल्यू जो है वो ये रही, और स्मॉल वाई की जो वैल्यू है वो ये रही। तो हमें अभी तक रिलेशन स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स के बीच में मिला ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। अभी x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हम ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल x इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा है, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको आर अंदर ऑपरेट कर देंगे, तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, आर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस आर साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो अब एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ से x की जगह पर r cos अल्फा, या उल्टा करूं मैं, r cos अल्फा की जगह x पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कैपिटल x इज इक्वल टू, ये r cos अल्फा की जगह मैं x रिप्लेस कर देता हूं, तो हो जाएगा स्मॉल x cos बीटा प्लस इस r sin अल्फा की जगह मैं y पुट कर देता हूं, y sin बीटा। ठीक है ना। हमें एक चीज तो मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। ठीक,
हमें अभी बाई की वैल्यू और चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं। कैसे? बाई इज इक्वल टू आर साइन एल्फा माइनस बीटा हमको गिवन है, या फिर हम इसको ड्राइव करके लाए हैं। तो y इज इक्वल टू आर साइन एल्फा माइनस बीटा है, तो इसको भी ओपन करते हैं। क्या? y इज इक्वल टू आर टाइम्स साइन एल्फा माइनस बीटा है, तो साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस आर टाइम्स कॉस एल्फा और साइन बीटा। सेम करना वही है कि आर साइन एल्फा की जगह हमको रिप्लेस कर देना है y। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y कॉस बीटा माइनस आर कॉस एल्फा रिप्लेस कर देना है किस चीज से? x से, x साइन बीटा। ठीक, इतना आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास दो चीजें निकल के आई, x और y। कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन जो रिलेशन हमको चाहिए, या फिर हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो ओल्ड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में इस तरह से रिलेट होंगे। लेकिन इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आगे बताता हूँ मैं आपको। तो हमने अब तक देखा कि हमें कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज जो है मिल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि हमें चाहिए पहले स्मॉल x। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल y को जो है एलिमिनेट करूंगा। कैसे करूंगा? अगर मैं इसमें यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर है cos बीटा, cos बीटा के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इनटू cos बीटा कर दूं। ठीक है ना? और अगर इस वाली में इनटू साइन बीटा कर दूं। ठीक है ना? इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किस चीज से? मैं साइन बीटा से। तो मुझे क्या मिलेगा आइए देखते हैं। तो मुझे यहां से मिलता है y साइन बीटा y साइन बीटा इज इक्वल टू स्मॉल y cos बीटा साइन बीटा। ठीक है ना? माइनस स्मॉल x साइन बीटा और साइन बीटा। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई करते तो मुझे क्या मिलेगा? x कैपिटल X cos बीटा इज इक्वल टू x cos स्क्वायर cos बीटा इंटू cos बीटा। ठीक है ना? प्लस y साइन बीटा cos बीटा। तो हमें इतना कुछ मिल गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें चाहिए स्मॉल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि दिस माइनस दिस करूंगा। अगर मैं इसको 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, तो मैं क्या करूंगा 2 माइनस 1। ठीक है ना? 2 माइनस 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा x cos बीटा माइनस y साइन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, दिस माइनस दिस करना है मुझे। तो क्या मिलेगा मुझे? x cos स्क्वायर बीटा प्लस x साइन स्क्वायर बीटा। क्योंकि ये टर्म जो है ये y साइन बीटा cos बीटा, y साइन बीटा cos बीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा कितना? x cos स्क्वायर बीटा प्लस x साइन स्क्वायर बीटा। तो देखा जाए मुझे मिला क्या? मुझे मिला, क्योंकि यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या? cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, दैट इज x। x क्या मिला मुझे? x मिला x इज इक्वल टू ये वाला x। ठीक है ना? cos बीटा माइनस y साइन बीटा। अब सिमिलरली हम y के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो वो क्या आएगा? y इज इक्वल टू x साइन बीटा प्लस y cos बीटा। एक रिलेशन ये रहा जब हमने एक्सिस को रोटेट किया है एट द एंगल बीटा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने एक्सिस को रोटेट किया है थीटा पर, तो थीटा की फॉर्म में मैं आपको लिख देता हूं। और अगर मेरे x, y जो है ओल्ड कोऑर्डिनेट हैं और ये शिफ्ट किए गए हैं x, y पर न्यू कोऑर्डिनेट्स पर,
कितना, जब एक्सिस को हमने रोटेट किया है एट द एंगल थीटा। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं इनको, तो x इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू कैपिटल X साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा। ये रहा हमारा जनरल रिलेशन जब हमने एक्सिस को रोटेट किया एट द एंगल थीटा, और न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, जबकि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या थे एक्स वाई। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में जब कोनिक सेक्शन पूछा जाएगा तो मोस्टली ये केसेस में रहता है कि आपसे क्या कहेंगे, किसी सर्किल का या फिर पैराबोला या एलिप्स का कहेंगे कि आप इसका एक न्यू फॉर्म फाइंड आउट कीजिए जहां हमने ओरिजिन को जो है शिफ्ट कर दिया है एट द पॉइंट दिस। वहां पर एक पॉइंट गिवन होगा, मतलब वो एच के की वैल्यू रहेंगी, तो उनको उन्होंने पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे ओरिजिन को, या फिर ये कह देंगे कि हमने एक्सिस को 45 डिग्री या 30 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो ये कोनिक सेक्शन है उसका न्यू इक्वेशन क्या होगा वो आपसे पूछेगा। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ एंगल। उसके बाद हम उसको पुट कर देंगे पुराने वालों से रिप्लेस करते हुए, तो हमें उसका न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। अब तक हमने दो केस पढ़े। पहला केस क्या था कि हमने ओरिजिन को h के पर शिफ्ट किया। दूसरा केस क्या था कि एक्सिस को बीटा डिग्री एंगल पर या थीटा डिग्री एंगल पर हमने रोटेट किया। तो हम इसमें आगे बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं रोटेट कर देते हैं एक्सिस को थीटा डिग्री एंगल पर, और साथ ही साथ जो ओरिजिन है ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं h के पर। मतलब जो केस नंबर 1 था और केस नंबर 2 था, उन दोनों को इस बार कंबाइन करके इन्होंने न्यू केस बनाया है। तो कह रहे हैं कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या रहेगा किसी भी पॉइंट P के। ठीक है, तो किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं x वो इक्वल होगा किस चीज के, न्यू कोऑर्डिनेट्स cos थीटा, अगर हमने थीटा डिग्री एंगल पर एक्सिस को रोटेट किया है तब, तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा। अब हम एक चीज और देखते हैं कि हमने शिफ्ट ओरिजिन को भी शिफ्ट किया है ना, h के पर ओरिजिन भी शिफ्ट किया है, तो ओरिजिन हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस h। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो y क्या होगा, स्मॉल y मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट जो है इक्वल होगा न्यू कोऑर्डिनेट sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस k, जितना ओरिजिन को शिफ्ट किया है y एक्सिस पर उतना जो है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन। अगर आप यूपीएससी एसएसबी मतलब उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें कि इन्होंने सबसे पहले तो बात की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो पहले टॉपिक दिया है वो दिया है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। और उसके बाद जब कोनिक सेक्शन की हम बात करते हैं तो कोनिक सेक्शन में उन्होंने दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसके बारे में उन्होंने बात की है। अब तक मैंने देखा है इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इस टाइप से पूछा गया है कि आपके जो कोऑर्डिनेट एक दे रखा होगा और आपसे कहेगा कि इसका न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। ओल्ड कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो न्यू पूछ लेगा, या फिर न्यू दिए होंगे तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ लेगा। एक तरीका तो इसका ये है सीधा सीधा। और अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, किसी कोई सेक्शन की आपको इक्वेशन दे देंगे और साथ ही साथ कह देंगे कि आपको इसकी न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि जब इसके ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है या फिर इसकी एक्सिस को रोटेट किया गया है एट द एंगल जो भी गिवन होगा, तो फिर उनकी हेल्प से हम उनके न्यू कोऑर्डिनेट्स x को y को फाइंड आउट करेंगे और वहां पर रिप्लेस करके उस कोनिक सेक्शन की एक न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन को फंसाने का होगा, एग्जामिनर चाहेगा कि आपको फंसाए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम इसमें आगे बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हुआ, सरल रेखा युग्म का समीकरण, जो कि हमारे यूपीएससी एसएसबी मतलब यूपी पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में साफ साफ दे रखा है। इस सरल रेखा युग्म का समीकरण जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं कि सरल रेखा युग्म का मतलब क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं युग्म की, मतलब एक पेयर की। पेयर का मतलब होता है कि दो चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइंस की, मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब रेखा युग्म समीकरण। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कम से कम दो लाइंस हैं, और दो लाइंस कैसी हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं कि लाइंस आखिर हैं कैसी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो लाइंस को लिया, एक लाइन इधर से ली एक लाइन उधर से उठा ली और उनको एक कंबाइन कर दिया।
कंबाइन करने से एक नई इक्वेशन का उन्होंने जनरेशन किया और एक नई इक्वेशन जनरेट की जो कि एक साथ रिप्रेजेंट कर रही है उन दोनों इक्वेशंस को, और इसको नाम दे दिया उन्होंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म का समीकरण। तो जानते हैं इसके बारे में कि सरल रेखा युग्म का समीकरण पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो हम इसमें आगे बात करते हैं कि इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है। इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। हम जानते हैं कि इक्वेशन इन्होंने दे रखा है कि अच्छा, एक इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है उसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। कह रहे हैं कि इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जीरो कॉमा जीरो, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। अब ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमारे पास दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए मेरे पास लाइंस जो हैं y इज इक्वल टू m1x, क्योंकि इसमें c तो होगा नहीं, इन्होंने साफ साफ कह दिया है जो लाइंस हैं हमारी ओरिजिन से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं। वैसे तो लाइंस हमारी इक्वेशन जो होती है ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ओरिजिन से पास हो रही है मतलब ये हो गया कि जीरो बराबर जीरो प्लस सी, और सी की वैल्यू यहाँ से जीरो हो जाती है, मतलब हमारे पास बचता क्या है y इज इक्वल टू mx, ठीक है ना, ये हो गया। तो हमारी जो ओरिजिन से पास होती है उसमें इंटरसेप्ट सी जो है वो नहीं होता है। तो मेरे पास दो लाइंस है, कंसीडर कर लेता हूँ y इज इक्वल टू m1x एक लाइन है और y इज इक्वल टू m2x जो है मेरी दूसरी लाइन है। तो ये दो लाइंस हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन बनाई गई है, एक इक्वेशन बनाई गई है। वो कैसे कि y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू जीरो और y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको आगे सॉल्व करके हमसे एक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ये इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो। तो हम उसको सॉल्व ना करके सीधे उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर वो इक्वेशन है कौन सी। तो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, मतलब दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो लाइंस जो है जीरो कॉमा जीरो मतलब ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है। इतना तो आपने समझ लिया। अब हमारे पास दो लाइंस थी, उनकी स्लोप्स क्या थी m1 m2, तो स्लोप्स भी तो फाइंड आउट करना जरूरी है उनके बीच में। उससे पहले एक चीज और देखते हैं। आप मुझे बताइए कि ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है क्या ये क्वाड्रेटिक है या कुछ और है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक है या कुछ और है, आप मुझे ये बताइए। तो आप कह रहे होंगे कि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्स में भी है और क्वाड्रेटिक वाई में भी है, क्योंकि हम देखते हैं एक्स का भी स्क्वायर है और वाई का भी स्क्वायर है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्स में भी हो गई और क्वाड्रेटिक वाई में भी हो गई। तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक ना कहकर हम इसको कहते हैं वाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये दो चीजों में क्वाड्रेटिक है, तो हम ये कहेंगे इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि वाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो ये वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें इसको किसके रेस्पेक्ट में लेना है, अपनी वैल्यूज या अपने रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अभी हम देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के या एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसको क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इसको मानना ही नहीं है। तो किसके रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक मानना है, y के रेस्पेक्ट में। तो पहले y को लिख लेते हैं कैसे, b वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं थोड़ी देर को ये मानता हूं कि मेरी जो इक्वेशन है वो y में क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, लाइक
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो आपने एक रिलेशन तो पढ़ा ही होगा कि सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करता हूँ वो क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिमिलरली ये भी तो क्वाड्रेटिक इन वाई है ना, तो लेकिन फर्क कितना है, वहां पर रूट्स हुआ करते थे अल्फा और बीटा, यहाँ पर स्लोप्स है हमारे पास m1 और m2। रिलेशन वही रहेंगे, बस रूट्स की जगह हमारे क्या आ जाएंगे, स्लोप्स। कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो लाइंस थी y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, तो इन दोनों लाइंस के जो स्लोप्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, तो रिलेशन ये रहेगा m1 प्लस m2 जो है इक्वल होगा किस चीज के, -2h अपॉन v, दिस अपॉन दिस। ये एक याद करने का तरीका है। और सिमिलरली m1 इंटू m2, मतलब जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं उन लाइंस की जो स्लोप्स हैं उनकी प्रोडक्ट जो है इक्वल होगी किस चीज के, a अपॉन b के, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए कांस्टेंट टर्म को, ऐसा हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्लोप्स का सम जो है -2h अपॉन बी होगा और स्लोप्स की मल्टीप्लाई जो है वो a अपॉन बी होगी। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब ये इक्वेशन है दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमें उन लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है कि वो किस एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर उनके बीच का एंगल क्या है। इंटरसेक्ट करेंगे जाहिर सी बात है, तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए वो है थीटा एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर उन दोनों लाइंस के बीच में थीटा डिग्री एंगल है। तो जो हमारा फार्मूला है फाइंड आउट करने का एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस, वो क्या है, वो है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये है थीटा एंगल है किस चीज के बीच का, लाइंस के बीच का, जो कि रिप्रेजेंट हो रही है हमारी, जो कि रिप्रेजेंट हो रही है हमारी इस इक्वेशन के माध्यम से, या इस इक्वेशन के द्वारा जो हमारी लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनके बीच का एंगल इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि जो लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट हो रही हैं इस इक्वेशन के द्वारा, उन लाइंस के बीच का जो एंगल है, कोड है, वो थीटा था। उसको फाइंड आउट करने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि हम इस तरह से उसके बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक केस और भी पूछे जाते हैं। दो केस ये हैं कि जो लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट हो रही हैं वो दोनों लाइन जो हैं कब एक दूसरे के पैरेलल होंगी और कब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये केस जो है डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं, इनकी कंडीशन जो होती है और बेस हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन वो कंडीशंस क्या हैं, आइए उन कंडीशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच का एंगल 0 होगा। 0 है मतलब थीटा की वैल्यू इन्होंने इनडायरेक्टली दे दी 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर हमें थीटा 0 डिग्री गिवन है तो क्या हम इसको इसमें पुट नहीं कर सकते जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन लाइंस के बीच का ही तो एंगल फाइंड आउट करना था इसमें। और हमको जो ऑलरेडी गिवन है कि उन्होंने कहा उन लाइंस के बीच का एंगल 0 है क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं, हमें सिर्फ एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो tan 0 है, tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है और किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, किस चीज के, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए और बी का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एच है एक्स वाई और 2 एक साथ में लगा हुआ है, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट का आधा जो है वो है हमारा एच। तो ये 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी आपस में हम कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब RHS में 0 है तो सब कुछ मैं 0 उधर ले जाऊंगा, 2 भी उधर ले जाता हूँ तब भी 0 हो जाएगा, और स्क्वायर करता हूँ तब भी मेरा 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, तो मुझे एक कंडीशन मिलेगी, एक रिलेशन मिलेगा, वो क्या होगा, एच स्क्वायर, वो है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं एच स्क्वायर अगर इक्वल है किसी चीज के ए बी के, तो मैं कहूंगा कि जो मेरी लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन में ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मीनिंग ये हो गया उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इनडायरेक्टली इन्होंने लैंग्वेज में गिवन है कि थीटा जो मेरा 90 डिग्री है। अब tan 90 की वैल्यू हम जानते हैं, अगर इस 90 को उठा के मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो हम जानते हैं tan 90 की वैल्यू क्या होती है। तो tan 90 जो होता है वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के, मतलब होगा 1/0 के, इक्वल होगा किस चीज के, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना, फिर से वही काम कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लेते हैं। आपको इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन मिली कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का अगर सम जो है 0 के इक्वल है तो हम कहेंगे जो लाइंस हैं रिप्रेजेंट हो रही हैं इस इक्वेशन के माध्यम से, वो जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तब मैं कहूंगा कि जो मेरी लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे पूछ ली जाएंगी, या तो आपसे फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा, और अगर फार्मूला नहीं पूछा जाएगा तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे ये सब चीज पूछने के लिए, कब हमारी लाइंस जो है परपेंडिकुलर होंगी और कब हमारी लाइंस जो है पैरेलल होंगी। और रही बात इस फार्मूले की, तो ये फार्मूला आपको जब तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे आपका ये फार्मूला पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यह फार्मूला जो है आपका हर जगह इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको जरूरी है कि आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लें, हमेशा आपके माइंड में ये रहे, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको टिप्स पर रखें, जैसे पूछा तुरंत तो उसका आंसर। ये कंडीशंस भी आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी नहीं होता है, आप अगर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हैं तब। तो आपको स्पीड जो है बूस्ट करने के लिए मेमोरी को शार्प करना पड़ेगा और चीजें कुछ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक चीज आपको और बताना चाहता हूं मैं, पैरेलल आपको कभी कभी हो सकता है पैरेलल वर्ड लिखा हुआ मिले, कह देंगे इफ द बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर इन्होंने चाहा कि आपको थोड़ा सा घुमाया जाए तो वहां पर आपको पैरेलल वर्ड ही नहीं देंगे, वो क्या कहेंगे कि लाइंस आर कंकरेंट। ठीक है ना, पैरेलल वर्ड को हटा के क्या कहेंगे कि लाइंस आर कंकरेंट टू ईच अदर। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है, कंकरेंट बोले, पैरेलल बोले, संपाती बोले, ठीक है ना, उनका मतलब जो है एक ही है, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के, या हम कह देंगे एच स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। ठीक है, और परपेंडिकुलर को एक वर्ड और भी लिखते हैं कि परपेंडिकुलर की जगह वो परपेंडिकुलर ना देके कहेंगे कि लाइंस आर ऑर्थोगोनल। ठीक है ना, तो इनकी ये सब्स्टिट्यूशन है, किस तरह से कैंडिडेट को थोड़ा सा घुमाया जाए, आपसे परपेंडिकुलर की जगह ऑर्थोगोनल कह देंगे, पैरेलल की जगह कंकरेंट कह देंगे। अगर कैंडिडेट ने सब चीजें पढ़ी हैं कि कंकरेंट क्या है, तो इसको संपाती कहते हैं, और ऑर्थोगोनल को लंबवत भी कहते हैं, परपेंडिकुलर को भी लंबवत कहते हैं। अगर आपने ये वर्ड्स पढ़े हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप इन वर्ड्स में ही खो जाएंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, पॉइंट आप देख लीजिए कौन सा पॉइंट है
कि नेचर ऑफ लाइंस। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है रिप्रेजेंट कर रही होती है क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। अब दो लाइंस इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं, वो लाइंस कैसी होंगी, उनका नेचर क्या होगा, वो नेचर भी फाइंड आउट करना जरूरी है। तो देखते हैं वो नेचर फाइंड आउट करने की कंडीशंस क्या है। तो हमें फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ लाइंस। और नेचर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला केस हमारा क्या कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये निकालना हमको बेहद जरूरी है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी और एच स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने तीन जगह इसलिए लिखा क्योंकि तीन केस हैं, तो मैंने आपको एक बार लिख के दिखा दिया। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, इसको ये एच स्क्वायर है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ठीक है ना। अगर ग्रेटर देन 0 है, या फिर मैं कहूँ कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 है, और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है लेस देन 0 है, इनके केस हैं ये ऐसा ऐसा है, तो जो लाइंस है उनका नेचर क्या रहेगा, तो हमें नेचर फाइंड आउट करना है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, लाइंस आर डिस्टिंक्ट, लाइंस आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। मतलब जो लाइंस हैं वो रियल हैं और अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सेम लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, एक जैसी लाइंस नहीं है, दो लाइंस हैं, दोनों एक तरह से अलग हैं और अलग हैं, साथ ही साथ दोनों लाइंस जो हैं रियल हैं। वहीं मैं देखता हूं मेरा दूसरा केस कह रहा है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या होगा, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि लाइंस आर सिमिलर, मतलब दोनों लाइन जो है एक ही हैं और रियल तो होंगी ही होंगी। तो लाइंस आर रियल एंड सिमिलर। अब सिमिलर हैं, एक जैसी हैं और रियल हैं। अब हम बात करते हैं फिर तीसरे केस की कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है लेस देन 0 है। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है जो लाइंस हैं, लाइंस आर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये तीन केस हैं कि हमारी लाइंस जो हैं कब डिस्टिंक्ट और रियल होंगी, लाइंस जो हैं कब हमारी सिमिलर और रियल होंगी, और लाइंस हमारी कब इमेजिनरी होंगी। तो ये तीन केस बनते हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। हालांकि एग्जाम में ये पूछे तो गए नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि आप एग्जाम के लिए पढ़ तो सब कुछ लेंगे, लेकिन एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। तो जितना भी इसके डिटेल में हम जा सकते हैं, अपने टॉपिक को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम उतना कोशिश करते हैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड मैं एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा, जिससे कि सारे कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसके सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की, जो इसका मेन कंटेंट है वो उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब हमें कोण अर्धक युग्म का समीकरण फाइंड आउट करना है, एंगल बाइसेक्टिंग जो है लाइन उसका इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले जो लाइंस हैं रिप्रेजेंट किसके माध्यम से हो रही हैं, किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रही हैं, सबसे पहले उस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट हो रही हैं किस चीज से, आप देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है क्या, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
मतलब ये एक रेखा युग्म को प्रेजेंट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें एक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो ये लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। एक चीज आप ध्यान से समझें कि जो ये इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा दो लाइंस को, ठीक है ना। और वो दो लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर ही रही होंगी, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो हमें ये ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मान लो ये लाइन जो है इस तरह से है कि ये L1 है और ये L2 है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक दूसरे को थीटा एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन्होंने हमसे ऐसा इक्वेशन पूछा है कि जो इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाए, इस तरह से। मतलब ये वाला और ये वाला बराबर रहेगा, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन्होंने हमसे इस लाइन का इक्वेशन पूछा है कि आप बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आप इसको सीधे याद कर लें, क्योंकि इसका आपसे सीधे सीधे फार्मूला पूछा जाता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आता है PQ = -1। ये मैं आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, आप चाहो तो सीधे याद कर लो, PQ = -1 उसका आंसर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या होगी। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x² - y² अपॉन, अपॉन में क्या लिखना है, इनके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं हमें, x² और y² के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं, मतलब a - v किसके इक्वल होगा। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं x y, और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 2h। लेकिन हमको इस बार 2h नहीं लिखना है, हमें उसका आधा लिखना है, मतलब xy/h। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम इसको कहते हैं, या सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो कोण अर्धक एवं का समीकरण जो होता है वो ये होता है। तो आपको ये याद कर लेना है। अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पूछे गए हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा जितना भी आपका कंटेंट था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैं आपको करा चुका हूँ, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। इसके आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसका और एक्सटेंशन फॉर्म, जो कि है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वो होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये इक्वेशन है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इससे हमारे कई कोनिक्स जो है रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इसी से रिप्रेजेंट होता है। और ये कभी कभी हमारा सर्किल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कब कब किसको रिप्रेजेंट करेगा उसकी अलग अलग कंडीशंस होती है। जब मैं आपको ये कराऊंगा अगले वीडियो में, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप इसको जरूर याद कर लें कि कोण अर्धक युग्म का जो समीकरण है या इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या है, x² - y² a - b इक्वल होगा x/h के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री और उसके बाद बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें, जिससे कि हम और बेहतर इस चीज़ को बना सकें। और अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई आपको टॉपिक जो हमसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।